नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और आपके लिए लेके आया हूं आज क्लास 10th का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास को समझने से पहले हम लोग चैप्टर के बारे में सीखेंगे। तो जो चैप्टर है हमारा वो संसाधन और विकास उसका नाम है, सभी लोगों को दिख रहा है। ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है और ये इसकी बुक और हमारे जो सिलेबस की बुक है वो सेम है। तो संसाधन क्या होते हैं और संसाधन एवं विकास, विकास क्या होता है। विकास हमारा अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। ये अर्थशास्त्र का हमारा पहला चैप्टर है। ये विकास हमारा अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग भूगोल का ये जो सीरीज में सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि आज लाइव नहीं आ पाना मुश्किल लग रहा है, इसलिए जो है वीडियो में डाले दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जो मानव के लिए बनी हो, जो मानव के विकास के लिए बनी हो, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, जो हमारे लिए जीवन में जो सरलता लाती हो, वो सभी चीजें संसाधन होती हैं। संसाधन के साथ साथ ही अगर देखिए तो ये प्रौद्योगिकी, अगर वो संसाधन है तो प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको हमारे यूज में आना आवश्यक है। अगर उसकी प्रौद्योगिकी नहीं है तो वो संसाधन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे कि अगर अगर संसाधन है तो संसाधन किन कारणों से होगा, जब तक कि संसाधन का मेन क्या है, प्रौद्योगिकी ना हो। अगर प्रौद्योगिकी नहीं है तो वो संसाधन हमारे इस्तेमाल करने लायक नहीं है। जैसे कि हमारे लिए अभी जो इस समय कारें जो बन रही है, जो उसमें बन रही है, क्या नाम है, हाइड्रोजन पे जो कारें बन रही हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन की तो बहुत अधिकता है हमारे पास, लेकिन क्या है कि हम हाइड्रोजन को कारों की चलने लायक अभी हम बना नहीं पाए सही से। और जो प्रौद्योगिकी हमारे कारों को चलने लायक है भी, वो कुल मिला के इतनी महंगी है अभी कि उसका मानव जीवन में अभी इतना उपयोग लायक वो नहीं हुई कि मानव आराम से उसको सस्ते, मतलब कम पैसों में उसको चला सके। तो संस्कृति होना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार जैसे प्रौद्योगिकी है तो सांस्कृतिक भी होना चाहिए उसको, जिससे वो हमारे जो मैंने बताया अभी कि हमारे सुटेबल हो हमारे रूप में। और फिर उसके बाद वो प्रौद्योगिकी को जो है आर्थिक रूप से भी होना चाहिए सही। मतलब प्रौद्योगिकी अगर हमारे बजट से बाहर होगी तो वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। जिस प्रकार कोई आदमी अगर कार लेने जाता है तो वो अगर देखता है तो वो सबसे पहले मारुति की कार लेता है, क्योंकि मारुति में एवरेज भी बढ़िया रहता है और प्लस उसकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी कम है और वो गाड़ी कम पैसे में भी मिल जाती है। वही अगर कोई बड़ा आदमी जाता है तो वो मर्सिडीज देखता है, तो उस हिसाब की जिसकी जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसा वो खरीदता है। तो इसलिए अगर हमारे वो आर्थिक रूप से हमारे सही नहीं है अगर हमारे लिए, तो वो बेकार है। तो आर्थिक रूप से भी उसको सही होना चाहिए हमारे लिए, तब वो हमारा संसाधन होगा, ठीक है। इसी क्रम में जब हम देखते हैं फिजिकली जो एनवायरनमेंट होता है तो उसमें जो ये प्रकृति है, मानव के ही इर्द गिर्द पूरा संसाधन चलता है। ये जो आप देख रहे हैं मानव है, मानव के ही इर्द गिर्द भौतिकी पर्यावरण है, ये प्रकृति है। ये जो हमारे संसाधन है जैसे कोयला हो गया आदि, ये सब चीजें हैं, जो भी संसाधन है ये हमारे प्रकृति द्वारा मिलते हैं। और संस्थाएं और ये प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी ये हो गई जो टेक्नोलॉजी हो गई हमारी, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी प्रकार का हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास सही मात्रा में नहीं है तो हम जो प्रकृति द्वारा हमें जो संसाधन मिले हैं उनका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार उन टेक्नोलॉजी को करने के लिए जो संस्थाएं उनका भी होना जो बहुत जरूरी है, जिसे इंस्टीट्यूट हो गए, इंस्टीट्यूट का भी होना, इंस्टीट्यूशन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके बिना भी हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जब तक कि वो सब चीजें होंगी नहीं तो हमारा जो प्रकृति से जो हमें संसाधन मिल रहे हैं उनका हम कार्य को उनको हम अपने दैनिक जीवन में यूज के लिए नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये देखिए संसाधन ये हो गए। अब ये संसाधन है, संसाधन हमारे किस प्रकार के हो गए, एक प्राकृतिक हो गया और दूसरा मानवीय हो गया। ये मानवीय हो गया तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो नवीकरणीय योग होते हैं, अनवीकरणीय योग होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं। तो नवीकरणीय से क्या होता है, तो अगर कोई को अब मैंने पढ़ाया होगा तो क्लास में वो जान सकता होगा, वो आराम से उसको बता सकता है कि नवीकरणीय योग कैसे होते हैं। तो जो नवीकरणीय योग होते हैं संसाधन,
वो देखिए सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन जल आदि। तो नवीकरणीय क्या हो गए, जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं और उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गई हमारी, सौर की ऊर्जा को हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो सूरज कभी उगना बंद नहीं कर देगा, पवन हवा चलनी बंद नहीं कर देगी, हवा भी लगातार चलती रहेगी। तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखें कि पवन तो बहुत चलती है, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में इतनी हवा चलती है कि, लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको रेगिस्तान में लगा के, पवन चक्कियां लगा के हम लोग यहाँ की जो पवन है उसका इस्तेमाल कर लें। तो इस कारण अभी हमारे पास संसाधन तो हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, इस कारण हम लोग उस चीज को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि पानी हो गया, पानी अत्यधिक है हमारे पास। जैसे मान लीजिए कि अभी वो जो चिनाब रिवर और ये सारी रिवरों पे जो डैम नहीं बने हैं, इस कारण हम क्या है, हमारे हरियाणा प्रदेश को पानी की कमी है। लेकिन हरियाणा में अभी वहां पे सही सही प्रकार की जो है व्यवस्था न होने के कारण हम वहां पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कारण भी देखते हैं कि हम लोग अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, तब तक कि हम ये जो हमारी प्रकृति द्वारा दिया गया जो हमारे संसाधन है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नवीकरणीय योग में एक जैव संसाधन भी आते हैं। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा, जैसे वनस्पतिक वन हो गए, जो वनों की लकड़ियां होंगी, जैसे जो हमारे संरक्षित वो जो जंगल हो गए, संरक्षित उद्यान हो गए, ये सब जो चीजें हैं ये प्राकृतिक वनस्पति द्वारा है। इसकी भी अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हम इसका भंडारण करके रखे हैं। ये अभी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि भंडारण क्या होता है। तो भंडारण करके रखे हैं कि हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां इसका इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, इसी ये वन्य जीव भी इसी प्रकार इसी क्रम में आते हैं। तो जैव और सतत, ये दो प्रकार के जो होते हैं ये हमारे नवीकरणीय योग होते हैं। और इसी प्रकार अनवीकरणीय योग ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। दोबारा यूज नहीं करवाने वाला क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, हमारा जो हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन है। मोबिल ऑयल भी इन्हीं के कचरे से मोबिल ऑयल बनता है। जो इनका पेट्रोल डीजल का जो कचरा निकलता है उसी से मोबिल ऑयल बनता है। तो इस प्रकार की जो है अचक्रीय, उनको हम जो है नहीं मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि अब जैसे कोयला है, कोयला से क्या है, कोयला एक सतत है, लेकिन अब है क्या कि माफ करिए, सतत नहीं है वो, अनवीकरणीय योग है, उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर कोयला को हमने यूज कर लिया, अगर मान लिया कोयला से जलाकर बिजली बना ली गई, तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल तो में तो ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोयला भी अचक्रीय है। और पुनः चक्रीय जैसे धातु हो गई, पुनः चक्रीय में धातु हो गई। अब जैसे ये दो हैं, अनवीकरणीय योग में दो हैं, एक हो गया आपका चक्रीय, एक हो गया अचक्रीय। तो जो अचक्रीय होते हैं, जैसे कि आपका धातु, धातु में क्या आता है, धातु आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, आदि प्रकार की जो धातुएं हैं उनको हम पुनः चक्रीय में ले आते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चांदी की मान लीजिए पायल है आपकी, तो आपने क्या किया, उसको आप ले गए सुनार के पास दिए और उसको दोबारा लाके आपने दूसरी ले लिया, और वो सुनार क्या करेगा, उसको गलाएगा और दूसरी पायल उससे बना लेगा। तो ये धातु इस प्रकार से पुनः चक्रीय हो गए। जैसे आपके घर के बर्तन, जैसे देखते हैं कि भगोना हो गया, पतेलियां हो गई, तो ये क्या करते हैं, भगोना पतेली हम लोग लेके जाते हैं उसके पास जो बर्तन बेचता है, और उसको हम लोग दे देते हैं, और वो उसके बदले में आपको नया बर्तन दे देता है। तो क्या होगा, अब ये वो जाके लेके जाएगा, उसको गलाएगा और फिर से उसके बर्तन बना देगा। तो इस प्रकार से धातु क्या पुनः चक्रीय हो जाती है। मतलब अगर धातु आप ले रहे हैं तो वो आप पुनः चक्र में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुनः चक्रीय ये हो गई। अब हम आगे देखते हैं, संसाधन का वर्गीकरण हमने कर दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, संसाधनों का विकास के बारे में बताया गया है। तो जो बुक में जैसे बताया गया है वैसे भी मैं समझा दूंगा आपको, और जो मैं अपनी तरफ से भी आपको समझा दूंगा। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन यापन में जो भी चीजें लेके आता है, उनके विकास में जो भी जीवन यापन के लिए जो अति आवश्यक चीजें होती हैं, उनको गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। मतलब जो संसाधन है वो प्रकृति द्वारा निःशुल्क दिया गया है, उसका प्रकृति कोई शुल्क नहीं लेती है हमसे, लेकिन हम उसको अपने
अपने इस्तेमाल के लिए अंधाधुंध प्रकार से खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो उसका समय ज्यादा नहीं है, वो एक समय तक है और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिए इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों को लालचवश हो जाता है, संसाधन का हाथ कर रहे हैं, मतलब लालचवश संसाधनों को खर्चा करे जा रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे वो दो हिस्सों में संसाधन का समापन एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। अब संसाधन जैसे अमीर और गरीब में किस प्रकार बट गया, जैसे मान लीजिए कि ये कोई, जैसे कि ऐसी परिस्थिति है, जैसे संसाधन गरीब और अमीर में बढ़ गया। जैसे अब ये कोई फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो फैक्ट्री से जो मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा किसको प्रॉफिट दे रहा है, तो फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा उसके मालिक को प्रॉफिट दे रही है। मजदूर क्या कर रहे हैं, मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी वो तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, उतना वो उसका पैसा नहीं पाते हैं जितना वो फैक्ट्री का मालिक पाता है। इसी प्रकार संसाधन, जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई, आपके गांव में कोई वो आरा मशीन होगी, या कोई प्रकार की आपके जो वहीं पर ईटा के भट्टे लगे होंगे, ये सब क्या है, मानव संसाधन का उपयोग करके, सॉरी माफ करिए, जो संसाधन प्रकृति संसाधन का उपयोग करके और उस चीजों को बना रहे हैं, ईंटा को बना रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, और बेचने के बाद मोटा मुनाफा ले रहे हैं। और मुनाफा लेने के बाद क्या है, वो दो भागों में लोगों को बांट गया। अब वो जो एक अमीर बन गया, एक वो जिसका भट्ठा है, एक वो जो पाथने वाला है। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो इस कारण जो संसाधन है ये भी गरीब गरीब और अमीर के हाथों में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो अब आगे चलते हैं। अब आगे अब जैसे जैव और अजैव संसाधन मैंने आपको बता दिया। जैव और अजैव संसाधन वो कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं, उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति। और एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ जैव अजैव के बारे में, अगर आप लोग समझे ना हो तो। जैव अजैव वो संसाधन होते हैं बेटा, जो आपके वो संसाधन होते हैं जो, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछलियां हो गया, प्राणी हो गया, ये सब जितने भी हैं ये जैव संसाधन है। ये आपके जो जैव संसाधन है ये इसी प्रकार के हैं। और अजैव संसाधन, अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जैसे जिनको आप कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी मिट्टी एक अजैव संसाधन है। ठीक है बेटा, मिट्टी एक अजैव संसाधन है। अभी मैंने मिट्टी आपके बारे में, मिट्टियों के बारे में भी बताया है आपको कि कौन सा मिट्टी किसमें होता है। हवा जो हमारी हो गई, हवा, ये भी हमारा अजैव संसाधन है। और आपकी क्या कहते हैं, पानी हो गया, पानी ये भी अजैव संसाधन है। इसी प्रकार एक मिनट, पानी, पानी ये भी अजैव संसाधन है। इसी प्रकार कोई धातु हो गई, जैसे ये धातु के बारे में यहाँ चक्रीय, पुनः चक्रीय बताया है। जैसे ये धातु होगी, ये भी एक अजैव संसाधन है। और आपका अजैव में क्या होगा, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और एक पत्थर, पत्थर ले लीजिए, पत्थर जो हो गया, पत्थर जो हो गया, ये भी एक अजैव संसाधन है। तो इस प्रकार आपको अजैव संसाधन आपको पता चल गए। और जो जैव जो जैव संसाधन है, जैसे ये जैव संसाधन लिखा है, तो जैव संसाधन कौन कौन से हो गए, जैसे मनुष्य, हम लोग, जो हम लोग हैं, मनुष्य जो है वो एक जैव संसाधन है, ये जैव संसाधन है। ठीक है बेटा। और आपका मनुष्य हो गया जैव संसाधन, मछलियां हो गई, मछलियां जैव संसाधन है। तो ये है कि क्लास खुलने से पहले हम लोगों को इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि क्लास में हम लोग बैठे और तब एकदम बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ केवल क्लासें ली जाएं और कोई भी चीज समझने वाली नहीं हो। अच्छा सम्यता अच्छा सम्यता के आधार पर, अभी सम्यता की हेडिंग नहीं आई होगी, सम्यता के आधार पे भी मैं आपको बता देता हूँ। सम्यता के आधार पे होता है जैसे नवीकरणीय योग हो गए संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक एवं रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उनको कहते हैं। वो आपकी कॉपी में, किताब में हेडिंग होगी, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे जल जीव हो गए, जंतु हो गए, आदि हो गए, ये नवीकरणीय मतलब हो गए। जैसे उदाहरण, अब इसी में दो, जो सम्यता के आधार पे होता है वो दो, शायद, हाँ माफ करिए, दो दो भागों में इसको करा जाता है। एक होता है नवीकरणीय, और जैसे अभी वहां पे आपने देखा था नवीकरण क्या, योग्य संसाधन, योग्य संसाधन,
तो नवीकरणीय जो योग ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम भौतिक एवं रसायन, अब छोटा सा लिखना है, जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उनको नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है बेटा, अभी उधर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। और न अनवीकरणीय योग्य क्या हो गए, जैसे यहाँ पे लिखा है अनवीकरणीय योग्य, ये थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए वहां जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये अनवीकरणीय, ये नवीकरणीय हो गया, ये अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय की परिभाषा क्या देंगे हम, कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनको हम अनवीकरणीय कहते हैं। मतलब जिसको हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते हैं उसको हम अनवीकरणीय कह सकते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन आदि, धातु भी कह सकते हैं कि उसको हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर बेटा क्या होता है, ये जो स्वामित्व वाला मैं आपको बता रहा था, कहाँ गया, स्वामित्व के आधार पर यहीं कहीं था। चलिए मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ, इसमें शायद दे नहीं रखे हैं। अच्छा, स्वामित्व के आधार पे क्या होता है, एक हेडिंग डाल लीजिए, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पे क्या होता है, तो स्वामित्व के आधार पर वो एक, जैसे एक कोई व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति जो हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति संसाधन, मतलब स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका व्यक्तित्व संसाधन, जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत संसाधन, अब इसकी हेडिंग हो गई व्यक्तिगत संसाधन, पहली हेडिंग हो गई। ठीक है, डाल लीजिएगा अपने किताब कॉपी में, लिख लीजिएगा व्यक्तिगत संसाधन, ये पहली स्वामित्व में ही आएगा, ये पहली हेडिंग है, शायद नीचे होगा, तो ये आप लिख लीजिएगा संसाधन। तो जो व्यक्तिगत संसाधन हो गए, तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे हो गए जो स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। नंबर 1 की हेडिंग है ये, जो स्वामित्व के आधार पर, शायद ऊपर लिखा होगा, नहीं, स्वामित्व के आधार पे जो होता है, एक मिनट नीचे देख लें, तो स्वामित्व के आधार पे जो होता है वो किसी निजी व्यक्तियों के पास जिसका होता है, भारत में संसाधन नियोजन। तो इसमें क्या हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, जमीन हो गई, घर हो गया, खेत हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये स्वामित्व के आधार पे होती हैं बेटा। क्योंकि स्वामित्व के आधार पर अगर किसी चीज को देखेंगे, जैसे आपका खेत है, आपकी जमीन है, आपकी कार है, तो आप किसी को उसे दे नहीं देंगे, तो इस कारण वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया, आपके पर्सनल यूज के हो गए। आपका मोबाइल आपका पर्सनल यूज हो गया, आपका कॉपी, आपकी किताब, ये आपकी पर्सनल यूज हो गई, आपकी पर्सनल डायरी आपका पर्सनल यूज में हो गया। इसी प्रकार हम कहते हैं स्वामित्व के आधार पर अगर हम किसी के, मतलब जो होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसका अधिकार किसी और के पास नहीं होता है, तो इस कारण हम लोग अगर स्वामित्व के आधार पे कहते हैं तो वो उसकी पर्सनल चीजें हो गई, जैसे कि कार, बाइक, जमीन, घर, मकान, मैरिज लॉन, ये सब उसका अपना स्वयं है, स्वयं का है। अच्छा, इसी के बाद एक हेडिंग आती है स्वामित्व के बाद, आपका जो है सामुदायिक संसाधन, इसमें दे नहीं रखा क्लियर कहीं, तो स्वामी क्या कहते हैं, सामुदायिक जो संसाधन होते हैं बेटा, सामुदायिक संसाधन सभी के लिए होते हैं। सामुदायिक संसाधन ऐसे होते हैं जो एक समुदाय विशेष के लिए होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो हिंदुओं के लिए मंदिर हो गई, तो वो उसके लिए मंदिर क्योंकि पूजा करने का संसाधन है, तो इसलिए वो एक मंदिर जो है वो हिंदू के लिए उसका सामुदायिक संसाधन है। इसी प्रकार जैसे अगर आप जो देखते हैं, कोई कम्युनिटी हो गई, जैसे मान लिए क्रिश्चियन हो गया, तो क्रिश्चियन के लिए उनका जो चर्च हो गया वो उनके लिए सामुदायिक हो गया, सामुदायिक संसाधन। इसी प्रकार जो भी समुदाय, जो भी समुदाय होता है, अगर उसके उपयोग में वो संसाधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उससे वो मतलब पर्सनल यूज, सॉरी, सामुदायिक रूप से तो उसके समाज के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी इसी में आती हैं, सामुदायिक में आती हैं। पार्क हो गया आपका, आप पार्क जाते होंगे कभी, कोई गया होगा कहीं पार्क, तो वो पार्क भी आपका सामुदायिक संसाधन है। इसी प्रकार कोई तालाब हो गया, आपके गांव में या मोहल्ले में कहीं कोई तालाब होगा, तो तालाब भी हो गया, ये सामुदायिक संसाधन है। अच्छा, शहरी और ग्रामीण में अगर दो भाग में अगर बांट देंगे, तो ग्रामीण
के लिए हो गया। और अगर शहरी में अगर कह लीजिए, अगर शहरी संसाधन आप सामुदायिक देखेंगे तो शहरी सामुदायिक संसाधन में क्या क्या हो सकता है, कमेंट करिएगा, वैसे मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। शहरी संसाधन जैसे ये पार्क है, ये आपका शहरी है, गांव में आपको पार्क नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका शहरी संसाधन है। इसी प्रकार कोई जैसे लखनऊ में एक पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, तो ये पिकनिक जो जहाँ मनाई जाती है, पिकनिक स्पॉट, ये सब मान लीजिए आपके सामुदायिक शहरी हो गए। कोई खेल का मैदान हो गया, तो खेल का मैदान भी गांव में नहीं होता है भाई, क्योंकि वहां पे खेत होते हैं, खेत में ही लोग खेलते हैं। तो खेल का मैदान जैसे स्टेडियम बोल दिया गया, तो ये सब शहर में ही मिलता है। अगर गांव में आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में, तो शमशान आपको ग्रामीण और शहर दोनों में ही दिख जाएगा। इसी प्रकार आपका जो तालाब है, ये आपको शहर में कम दिखेगा, लेकिन गांव में आपको तालाब भी मिल जाएंगे। ये सब आपके सामुदायिक संसाधन है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, ब्लैंक पेज खोल लेते हैं, वहीं से समझाते हैं आपको। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सरकार के पास कोई भी चीज का अगर है संसाधन, तो वो उसके राष्ट्र के ही हित में आएगा। अगर राष्ट्र का वो संसाधन है तो वो राष्ट्र के ही हित में होगा, इस कारण उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, अभी मृदा के प्रकार, ये सब बताएंगे आपको। तो राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व जो होता है वो सरकार के पास होता है। उसका हर चीज जो रख रखाव या जो भी चीजें हैं वो सरकार इसका करती है। उसका स्वामित्व सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पास होता है, और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे कि क्या हो गया, रेल मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, और आपका क्या हो गया, रोड हो गई, जो हाईवे होते हैं, एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है, ये सब सरकार के हो गए। और क्या होता है बेटा, और जैसे नहरें हो गई, गाँव में नहर भी होती हैं, देखे होंगे आप लोग, ये सरकार के स्वामित्व में आती हैं। जब किसी के मान लिए खेत है और खेत में ये नहर निकल गई यहाँ से, कि यहाँ से नहर जाना है, तो क्या है, सरकार उसको मुआवजा दे के वो उतना हिस्सा किसान से, भूमि से वो खरीद लेती है। अगर किसी के घर से, अगर मान लीजिए खेत से रोड निकल गई, यहाँ मान लीजिए रोड हो गई, तो भी सरकार क्या करती है कि पैसा दे के वो उतनी जमीन अपने नाम करा के फिर उससे उसका मुआवजा देती है। फिर वो जो है वो सरकार के अंडर में आ जाता है, और वो लोगों के हितों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे ये संसाधन होंगे। फिर एक संसाधन और आता है जिसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय शब्द ही से समझ लीजिए कि वो अंतरराष्ट्रीय मतलब बाहर विदेश तक का उसका पहुंच है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कैसे संसाधन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हाथों में होता है, उनको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ब्लैंक पेज ले लें, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय के मतलब स्वामित्व के अधिकार में होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो हो गए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कैसे हो गए, जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट यहाँ हेडिंग डाल दें, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो पूरे विश्व, मतलब वो राष्ट्रीय से बाहर होते हैं। तो इस कारण अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं उसमें भारत सरकार का भी कोई अधिकार नहीं होता है। वो पूरे मतलब अंतरराष्ट्रीय वो कानून के अंतर्गत वो चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, लिख ही नहीं रहा, संसाधन, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप हो गया। अब भारत के मैप के ये हिस्सा जो मैंने उस दिन आपको कल बताया था, इसीलिए कल वो चैप्टर पढ़ा दिया था, तो इतना हिस्सा है
ये जो आता है ये भारत की जो बाउंड्री लाइन है, लैंड वाटर बाउंड्री है, जो ये भारत की वाटर बाउंड्री, ये कितना तक होती है? ये 200 नॉटिकल माइल तक होती है, 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये ये जो होती है 200 नॉटिकल माइल तक होती है। तो इस कारण जो है ये इसका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। फिर इसके बाद जो है फिर विदेशी सीम, मतलब फिर उसके बाद किसी का वो नहीं होता है। फिर इसी के बाद क्या होता है, संभावी संसाधन होते हैं। तो ये सब पता नहीं कहाँ है, किताब में मिल नहीं रहा है। संभावी संसाधन जो होते हैं बेटा, तो संभावित संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं होता है, उनको हम लोग संरक्षित करके बाद के लिए रख लेते हैं, जैसे कि हमारे बाद में उसकी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो संभावित संसाधन का उपयोग कर सके। ठीक है, तो संभावित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम बाद में जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो अब ये विकास के आधार पे अगर कहिए, अब इसमें विकास का आधार हेडिंग जो होती है, नहीं, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर क्या होता है? विकास के आधार पर जैसे हो गया, ये संभावी हो गया, संभावी संसाधन। हम्म, ठीक है, ये विकास के आधार पर होते हैं, संभावित संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो सकता है, जिन उन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। फिर नंबर 2 पे अगर चले जाइए, नंबर 2 क्या है? नंबर इसी में आता है, मतलब विकास के आधार पर ही नंबर 2 हेडिंग जो है वो, मतलब एक विकास के आधार पे हो गया। फिर एक होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, विकसित विकसित संसाधन। तो जो विकसित संसाधन होते हैं वो कैसे संसाधन होते हैं? जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, वो विकसित है। मतलब अब वो चलने वाले हैं कि विकसित, जैसे भारत हमारा है ना, विकसित देश है, मतलब वो माफ करिएगा, विकासशील देश है। तो क्या है, अभी हम लोग पूरी तरह से विकसित नहीं हो सके हैं, हम लोग अभी विकास कर रहे हैं। लेकिन ये क्या संसाधन है? ये संसाधन पूरी की पूरी तरह ये विकसित हो चुके हैं और इनकी जांच परख कर ली गई है। इनको ठोक बजा के अच्छे से देख लिया गया है कि एकदम टनटनवा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये हमारे हो गए विकसित संसाधन। तीसरा हमारे आता है कौन सा? वो है भंडारण। पेन कहाँ गया? तीसरा हमारा क्या है? अभी मैंने जो बताया था ऊपर, यह है भंडारण या भंडार कह लीजिए आप। ठीक है, भंडार में क्या क्या आता है? भंडार में वो आता है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन, मतलब जो उपलब्ध होते हैं लेकिन उनका सही उपयोग नहीं, इसलिए वो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भंडारण में ऐसे संसाधन हैं जिन, मतलब जो हैं तो संसाधन है। जैसे मान ली कश्मीर में जो कोयला है वो एक नंबर का कोयला है, कश्मीर का जो कोयला है वो एक नंबर का कोयला है। लेकिन क्या है कि हमारे पास वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है। अब हम लोग यही फंस गए कि हमारे पास एक नंबर का कोयला हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस कारण क्या है, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो कोयला हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक, मतलब सोचनीय बात है कि अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम अपने ही प्रदेश से कोयला नहीं निकाल सकते। अभी तो वहां पे यूरेनियम का भी भंडार मिल गया है, लेकिन फिर वही चीज कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसका। और फिर चौथा आता है संचित कोष। आज यहीं तक पढ़ाएंगे, संचित कोष तक। तो संचित कोष ऐसा है कि जो, मतलब यह भंडारण का हिस्सा होता है। मतलब अगर कहिए तो जो, जैसे मान लिया एक भंडारण बना दिया और एक संचित कोष कर दिया, उसका 4 नंबर पे डाल दीजिए संचित कोष। तो संचित कोष क्या हो गया? आज इसीलिए ऑनलाइन नहीं चला पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। संचित कोष हो गया। संचित कोष क्या होते हैं? संचित कोष ऐसे कोष होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बैंक हो गया और बैंक में एफडी कर दी गई। ठीक है, तो ये भंडारण का हिस्सा ही होते हैं। इनका उपयोग, टेक्नोलॉजी तो मौजूद होती है मगर अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या है कि एफडी हमने करा दी है, पैसा तो है हमारे पास, हमने एफडी भी करा दी है, लेकिन क्या है, इसको हमने बचा के रखा है कि ये मान लीजिए 10 साल बाद या 20 साल बाद कुछ अपने
भविष्य के लिए हम इसको बचा के रखे हुए हैं। तो ये हमने एफडी करा दी है, संचित कोष हमारी एफडी हो गई है। तो इसको हमने बचा के रख दिया है। मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी है, पूरी व्यवस्था है, सब है, जेसीबी सब तैयार है बाबा की, कि मतलब पहुंच जाओ, खोद खाद के बराबर कर दो। लेकिन क्या है कि हम इसको अभी बचा के रखे हैं कि ये 10 का 20 हो जाए तब इसको निकालेंगे हम, और हमारी आवश्यकता जब पड़ेगी तब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया इतना कंप्लीट। अब यहाँ से मतलब आगे की मृदा वर्धा की बातें होंगी, लेकिन ये वो कल अब हम ये लोग मतलब दो वीडियो लग जाएंगे लगभग, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में दे रहा हूँ कि संभावी संसाधन है, संभावी संसाधन और भंडारण, सही से आज पेन नहीं चल रहा है, संभावी संसाधन और भंडार में क्या अंतर है, इसका आंसर आप लोग तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसका अंतर, इसका आप लोग आंसर तैयार करिएगा। सभी लोग आंसर लिख के आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। सभी लोग, जो भी बच्चे जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सब बच्चे अपनी बुक निकालेंगे, और बुक निकाल के, ये बुक नहीं है तो अभी मैं एक टेलीग्राम चैनल एक बना लेता हूँ, और टेलीग्राम चैनल जो रहेगा वो ईशान सर के नाम से रहेगा। उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये बुक की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अभी लिंक भी इसका हो सकता है आज या कल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी क्वेश्चन चलते रहेंगे और बहुत सी चीजें उस पर भी होती रहेंगी। तो उसको ज्वाइन कर लेने से मैथ वैप भी मैं आपको डालता रहूंगा, ताकि आप लोग पढ़ते रहें। आज का फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए। काहे कि शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग तो हमारा काम नहीं हो रहा है कुछ, तो इसलिए शेयर करते रहिए। हम भाई बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पढ़िए, पूरा पढ़िए, समझिए अच्छे से, समझ के नौकरी प्राप्त करिए, तब मेरे पास आइएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।